नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ज़रूरी खबरों में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी गरीबों की मदद में उतरी कांग्रेस पार्टी का समर्थन करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखें जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। प्रवासी मजदूरों की हालत पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, अब तक के इंतजामों को नाकाफी बताया। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लागू राष्ट्रव्यापी बंद के बीच देश में प्रवासी मजदूरों को हो रही समस्याओं को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और देश भर की राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहते हुए कहा कि केंद्र सरकार बताएं कि अभी तक प्रवासी मजदूरों के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं। अदालत ने कहा है कि अभी तक के प्रयास पर्याप्त नहीं है। प्रवासी मजदूरों के लिए ये कठिन दौर है और इस स्थिति से उबरने के लिए प्रभावकारी ठोस कदम उठाने की जरूरत है। न्यायालय ने मामले की सुनवाई के लिए 28 मई की तारीख तय की और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से प्रवासी मजदूरों के विषय पर न्यायालय की सहायता करने को कहा है। कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में केंद्र और राज्य सरकार दोनों ओर से कमियां रही हैं। कोर्ट ने कहा कि प्रवासी मजदूरों को आवास, भोजन और यात्रा की सुविधा देने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने की जरूरत है। अपने आदेश में पीठ ने बेंच ने कहा है कि अखबारों, मीडिया में लगातार खबरें दिखाई जा रही हैं कि किस तरह प्रवासी मजदूर देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे हैं। वे पैदल ही या साइकिल पर लंबा सफर तय कर रहे हैं। यही नहीं, उनके लिए खाना पानी आदि का भी दिक्कत है। ऐसे समय में केंद्र सरकार और राज्य सरकार को मिलकर तुरंत कदम उठाने चाहिए। बता दें कि लॉकडाउन के चलते लाखों की संख्या में प्रवासी मजदूर उन राज्यों में फंस गए थे जहां वह काम करने गए थे। आय और भोजन का कोई साधन न होने के चलते कई श्रमिक घर जाने के लिए पैदल ही सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा पर निकल गए थे। हालांकि बाद में केंद्र सरकार ने इन मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन और बस सुविधा संचालित करने का फैसला किया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हिमाचल में पीपीई घोटाला, हेल्थ डायरेक्टर गिरफ्तार, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने दिया इस्तीफा। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को अपना इस्तीफा सौंप दिया। बता दें कि हिमाचल प्रदेश में मेडिकल स्कैम में राज्य के स्वास्थ्य निदेशक अजय गुप्ता की गिरफ्तारी की गई थी। मेडिकल घोटाला पीपीई किट से जुड़ा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग के निदेशक को 5 दिनों की पुलिस रिमांड में भेजा गया है। बुधवार 27 मई को अजय गुप्ता को कोर्ट में पेश किया गया। विजिलेंस विभाग पूरे मामले की जांच कर रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस आज केंद्र के खिलाफ मजदूरों, कारोबारियों की आवाज सोशल मीडिया पर करेगी बुलंद। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस सोशल मीडिया पर बड़ कैंपेन शुरू करने जा रही है। कांग्रेस के प्रदेश भर के कार्यकर्ता एक साथ सोशल मीडिया पर गुरुवार को सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक ऑनलाइन कैंपेन चलाएंगे। कोरोना संकट में केंद्र सरकार की ओर से जारी 20 लाख करोड़ के पैकेज में गरीबों को हक दिलाने के लिए कांग्रेस का यह कैंपेन होगा। इसमें कांग्रेस कार्यकर्ता फेसबुक, ट्विटर और अन्य प्लेटफॉर्म पर गरीबों और मजदूरों को मदद की मांग केंद्र से करेंगे। स्पीक अप इंडिया कैंपेन। कांग्रेस मीडिया विभाग छत्तीसगढ़ के चेयरमैन शैलेश नितिन त्रिवेदी ने बताया कि स्पीक अप इंडिया के नाम से कैंपेन शुरू किया गया है। देश में पिछले 60 दिन से लॉकडाउन चल रहा है। अब तक मोदी सरकार ने 4 लॉकडाउन लगाए हैं। इसके कारण गरीब, मध्यम वर्ग और छोटे उद्योग प्रभावित हुए हैं। 20 लाख करोड़ के जुमला पैकेज से किसी को कुछ नहीं मिला। त्रिवेदी ने कहा कि अहंकार में मदमस्त मोदी सरकार इस वर्ग को राहत देने को तैयार नहीं है। 20 लाख करोड़ के जुमला पैकेज से किसी को कुछ नहीं मिला। कांग्रेस सोशल मीडिया पर 2 मांग करेगी। गरीबों को 10,000 की तुरंत राहत, छोटे उद्योगों को तुरंत राहत दी जाए, मजदूरों को उनके घर तक निशुल्क पहुंचाए और मनरेगा में 200 दिन का रोजगार दें। कांग्रेस आम आदमी की आवाज को सरकार तक पहुंचाएगी। कांग्रेस कार्यकर्ता सोशल मीडिया के माध्यम से आम आदमी की आवाज को सरकार तक पहुंचाएगी। इसमें मजदूरों की समस्या को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव करेंगे। परेशान कारोबारियों से बातचीत को लाइव करेंगे। मजदूरों की परेशानी का वीडियो भी पोस्ट करेंगे। पीएम केयर फंड से अब तक किसको मिली राहत, दे जानकारी। त्रिवेदी ने केंद्र सरकार से मांग की कि पीएम केयर फंड से किसको मदद की गई, इसकी जानकारी सार्वजनिक की जाए। प्रदेश में मुख्यमंत्री राहत कोष में 56 करोड़ रुपए जमा हुआ। इसमें से 24 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी गई है। पीएम केयर फंड से छत्तीसगढ़ में किसको मदद की गई और आपदा के समय क्या राहत दी गई, इसे सार्वजनिक करना चाहिए। 20 लाख करोड़ के पैकेज में मध्यम वर्ग, छोटे कारोबारी, ठेले खोमचे वालों को क्या मिला, यह भी बताएं।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान ने कहा बिहार सरकार को छात्रों के ट्रेन का किराया लौटाए रेलवे। जी हां दोस्तों, राजस्थान के परिवहन मंत्री बोले रेल मंत्री को लिखेंगे खत। छात्रों के ट्रेन किराए से राजस्थान सरकार का लेना देना नहीं। छात्रों के रेल भाड़े को लेकर राजस्थान और बिहार आमने सामने आ गए हैं। राजस्थान से बिहार लौटे छात्रों के रेल भाड़े को लेकर बढ़े विवाद पर गहलोत सरकार ने सफाई देते हुए कहा कि बिहार के छात्रों के रेल भाड़े के पैसे से उनका कोई लेना देना नहीं है। बिहार सरकार को पैसा लौटाने के लिए केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल को चिट्ठी लिखी जाएगी। राजस्थान के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा मैं रेल मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखूंगा कि रेलवे ने जो बिहार सरकार से छात्रों को ले जाने के बदले पैसे लिए हैं वो बिहार सरकार को लौट दें। दरअसल बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने ट्वीट किया था कि राजस्थान सरकार ने 1 करोड़ रुपए बिहार सरकार से कोटा के छात्रों को ट्रेन से भेजने के लिए लिया है। इसका जवाब देते हुए राजस्थान के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि राजस्थान सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। छात्रों को ले जाने के लिए बिहार सरकार ने रेलवे से बात करके ट्रेन चलवाई थी और उसी सरकार ने रेलवे के अकाउंट में पैसा जमा कराए थे। कोटा रेलवे जबलपुर डिवीजन में आता है जो कि मध्य प्रदेश में है। वहां का रेलवे डिवीजन भी राजस्थान सरकार के तहत नहीं आता है। राजस्थान के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि राजस्थान सरकार देश में इकलौती सरकार है जो 15 करोड़ रुपए खर्च करके सभी राज्यों के मजदूरों को ट्रेन और बसों से वापस भेज रही है। अगर बिहार सरकार को छात्रों को ले जाने के लिए ट्रेन किराए की जरूरत थी तो राजस्थान सरकार को बताना चाहिए था। राजस्थान सरकार बिहार के छात्रों के ट्रेन का भी किराया दे देती। आपको बता दें कि चीन के वुहान शहर से फैले कोरोना वायरस ने भारत समेत पूरी दुनिया को जकड़ लिया है। मोदी सरकार ने जानलेवा वायरस को फैलने से रोकने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन कर रखा है, जिसके चलते लोग अपने घरों के लिए पलायन कर रहे हैं। सभी राज्य सरकारें दूसरे राज्यों में फंसे अपने लोगों को वापस लाने की लगातार कोशिश कर रही है। इसके लिए स्पेशल ट्रेन और बसें चलाई जा रही हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मुफ्त कम खर्च में कोरोना का इलाज करने वाले निजी अस्पतालों की पहचान करे केंद्र, सुप्रीम कोर्ट। जी हां दोस्तों, भारत के प्रधान न्यायाधीश एस.ए. बोबडे ने बुधवार को यहां केंद्र से कहा कि वह कोविड-19 रोगियों के मुफ्त इलाज पर विचार करे और ऐसे अस्पतालों की पहचान करे जहां कम खर्च में या मुफ्त इलाज मुहैया कराया जा सके। न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना और न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय के साथ प्रधान न्यायाधीश बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें निजी अस्पतालों में कोरोना वायरस रोगियों के इलाज के लिए नियम बनाने की मांग की गई है। प्रधान न्यायाधीश ने केंद्र से निजी अस्पतालों की पहचान करने और यह पता लगाने के लिए कहा कि क्या वे मुफ्त में या कम लागत में उपचार प्रदान कर सकते हैं। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यह एक नीतिगत मुद्दा है। उन्होंने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा, जिसके बाद अदालत ने मामले को अगले सप्ताह तक स्थगित कर दिया। सचिन जैन द्वारा दायर जनहित याचिका में यह दलील दी गई है कि निजी अस्पताल कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए अत्यधिक शुल्क ले रहे हैं और केंद्र ने उन्हें उपचार के अधिकार तय करने के लिए अनपेक्षित अधिकार दिए हैं। याचिकाकर्ता ने जोर देकर कहा कि यह गंभीर चिंता का विषय है क्योंकि काफी भारतीयों के पास कोई बीमा कवर नहीं है। याचिका में निजी अस्पतालों में कोविड-19 से संक्रमित गरीब और बगैर किसी स्वास्थ्य बीमा वाले मरीजों तथा सरकार की आयुष्मान भारत जैसी योजना के दायरे में नहीं आने वाले मरीजों के इलाज का खर्च सरकार को वहन करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राज्यों पर योगी की टिप्पणी बिल्कुल अनर्गल, राहुल। जी हां दोस्तों, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के यह कहने पर कि जो भी राज्य उत्तर प्रदेश के कामगारों को काम देंगे उन्हें उनसे अनुमति लेनी होगी, कहा कि यह बिल्कुल अनर्गल बात है। राहुल मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। जब उनसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बयान के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा यह दुर्भाग्यपूर्ण है, ये लोग पहले भारतीय हैं, उसके बाद किसी राज्य से ताल्लुक रखते हैं। राहुल गांधी ने कहा भारत के लोग तय करेंगे कि उन्हें कहां जाना है और कहां जाकर अपना सपना पूरा करना है। मुख्यमंत्री कौन होता है यह तय करने वाला कि कौन कहां जाकर कमाएगा और रहेगा। योगी ने सोमवार को कहा था कि उनकी सरकार उत्तर प्रदेश के कामगारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उन्हें काम देने वाले दूसरे राज्यों के लिए कड़ी शर्तें रखेगी। योगी ने रविवार को एक वेबिनार को संबोधित करते हुए यह भी कहा था
यूपी के कामगारों को काम देने से पहले दूसरे राज्यों को उनकी सरकार से अनुमति लेने की जरूरत भी पड़ेगी। मुख्यमंत्री ने कहा था, अगर कोई राज्य मैन पावर चाहता है तो उसे यूपी सरकार को इन कामगारों की सामाजिक सुरक्षा और बीमा की गारंटी देनी होगी। बिना हमारी अनुमति के वे हमारे लोगों को नहीं ले पाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लौटकर आए सभी प्रवासी कामगारों को पंजीकृत किया जा रहा है और प्रशासन द्वारा उनकी स्किल मैपिंग करवाई जा रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी ने किया आदित्य ठाकरे को फोन, महाराष्ट्र को लेकर दिए बयान पर दी सफाई। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शिवसेना नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री आदित्य ठाकरे से बात की। राहुल ने अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा कि एनडीए सरकार और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ कांग्रेस है। दरअसल राहुल ने कल कहा था कि महाराष्ट्र में कांग्रेस डिसीजन मेकर की भूमिका में नहीं है। इस बयान के बाद बवाल मच गया था। हालांकि महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं ने तुरंत बयान दिया था कि हम उद्धव सरकार के साथ हैं। इसके बाद शिवसेना ने भी कहा था कि सभी सहयोगी दल एक साथ है और महाराष्ट्र सरकार स्थिर है। अब राहुल गांधी ने आदित्य ठाकरे से बात करके तमाम तरह की अफवाहों पर विराम लगा दिया है। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते ग्राफ पर मंगलवार को राहुल गांधी ने कहा था कि हम महाराष्ट्र में सरकार को समर्थन कर रहे हैं, लेकिन फैसला लेने की क्षमता में नहीं हैं। हम पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान में फैसला लेने की क्षमता में हैं। जितनी ज्यादा कनेक्टेड जगह है वहां कोरोना होता है। मुंबई, दिल्ली में इसलिए अधिक मामले हैं। राहुल गांधी ने कहा था, हम महाराष्ट्र में सरकार को समर्थन कर रहे हैं, लेकिन फैसला लेने की क्षमता में नहीं हैं। हम पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान में फैसला लेने की क्षमता में हैं। महाराष्ट्र को भी केंद्र सरकार की ओर से मदद मिलनी चाहिए। हम सिर्फ केंद्र सरकार को सुझाव दे सकते हैं, लेकिन सरकार को क्या मानना है वो उनके ऊपर ही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस का आरोप, यूपी में दलितों पिछड़ों को निशाना बना रही योगी सरकार। जी हां दोस्तों, यूपी में प्रवासी मजदूरों को लेकर राजनीति जारी है। इसी के तहत मंगलवार को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर निशाना साधा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दावे पर सवाल उठाया। प्रियंका गांधी की पार्टी कांग्रेस ने मुख्यमंत्री पर गलत बयानी करने का आरोप लगाया और कहा कि दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों को निशाना बनाते हुए तरह तरह के बयान दिए जा रहे हैं। इसे लेकर कांग्रेस पार्टी और प्रियंका गांधी के ट्विटर हैंडल पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संबोधन का एक क्लिप जारी किया गया है। मुख्यमंत्री के संबोधन में यह कहते हुए सुना जा सकता है कि महाराष्ट्र से आने वाले 75% श्रमिक और दिल्ली से आने वाले 50% श्रमिक संक्रमण के शिकार हैं। कुछ अन्य प्रदेशों से लौटने वाले 25 से 30% श्रमिकों में भी संक्रमण होने की रिपोर्ट है। कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया पर जो क्लिप डाली है उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हुए सुने जा सकते हैं कि यह काफी चुनौतीपूर्ण समय है और पूरे प्रदेश में 75,000 टीमें काम कर रही हैं। टेस्टिंग, स्क्रीनिंग और उपचार के माध्यम से बड़े स्तर पर कोरोना महामारी को रोकने में एक हद तक सफलता मिली है। मुख्यमंत्री के संबोधन पर एक साथ कई ट्वीट करते हुए प्रियंका गांधी ने पूछा कि सरकार को जवाब देना चाहिए कि किस आधार पर उन्होंने कहा है कि यूपी लौटे प्रवासी मजदूर बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित हैं। इस मुद्दे पर इंडिया टुडे से बात करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीएल पुनिया ने कहा, अगर मुख्यमंत्री के बयान पर गौर करें तो यूपी में 10 लाख से ज्यादा कोरोना वायरस के शिकार लोग हैं। प्रदेश सरकार का कहना है कि यूपी में बाहर से 25 लाख प्रवासी मजदूर लौटे हैं। अगर वाकई ये सच है तो प्रदेश की हालत बहुत खतरनाक है, जबकि स्वास्थ्य अधिकारियों का दावा है कि प्रदेश में मात्र 6,000 के आसपास कोरोना के केस हैं। इसलिए मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य अधिकारियों के बयान में भारी विरोधाभास है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। क्यों ना हो पलायन, 76% मजदूरों को नहीं मिली अप्रैल की सैलरी और बिगड़ सकते हैं रोजगार के हालात। जी हां दोस्तों, मजदूरों को अपने गांव की ओर पलायन से रोकने के लिए भले ही तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन असल वजह सैलरी का ना मिलना या फिर बड़े पैमाने पर कटौती होना है। एक सर्वे के मुताबिक 76% मजदूरों को अप्रैल महीने में सैलरी नहीं मिली है और 38% लोग ऐसे हैं जिन्हें वेतन में कटौती का सामना करना पड़ा है। सेफ इन इंडिया समेत कई एनजीओ की ओर से दिल्ली के बाहरी इलाके मानेसर और बावल में किए गए सर्वे में यह बात सामने आई है। केंद्र सरकार की ओर से कई बार सैलरी में कटौती न किए जाने की अपील के बाद भी यह स्थिति देखने को मिल रही है। मार्च के महीने में ऐसे 25% वर्कर ही थे जिन्हें पूरी सैलरी नहीं मिल पाई थी, लेकिन अब अप्रैल के महीने में 76% से ज्यादा वर्कर्स को वेतन न मिल पाना यह बताता है कि लॉकडाउन के लगातार खींचने की वजह से कंपनियों की आर्थिक सेहत बुरी तरह से प्रभावित हुई है। सेफ इन इंडिया के सीईओ और सह संस्थापक संदीप सचदेवा ने कहा,
सरकार को इस संकट के बारे में समझना चाहिए। ऐसी स्कीमें लागू की जानी चाहिए ताकि अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण हिस्से कहे जाने वाले मजदूरों की चिंता की जा सके। उन्होंने कहा कि सरकारों को मजदूरों को संकट से उबारने के लिए कैश ट्रांसफर के फार्मूले पर काम करना चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल का बीजेपी पर वार, कहा राष्ट्रपति शासन की मांग लोकतांत्रिक ढांचे को उखाड़ने जैसा। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में मचे सियासी उठापटक के बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने फिर भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी को सवाल खड़े करने हैं तो करे, विपक्ष को सवाल करना भी चाहिए, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा है। उन्होंने कहा कि सवाल करने से सरकार को भी फायदा होता है, लेकिन राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग करना लोकतांत्रिक ढांचे को उखाड़कर फेंकने जैसा है। इससे पहले मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल ने कहा था कि हम महाराष्ट्र में सरकार का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन फैसला लेने की क्षमता में नहीं हैं। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।